वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े जो दो महत्वपूर्ण बिल हैं उनके एग्जामिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर अब तक कई दौर की बैठकें जनवरी के बाद की है। अब तक इस पूरी प्रक्रिया में कितना प्रोग्रेस हो पाया है, कितना काम आगे बढ़ पाया है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं और भारत सरकार में पूर्व कानून राज्य मंत्री भी रहे हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर ने आपको दी है। अब तक आपने जो बैठकें की हैं उसमें आप कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है अभी तक पिछले 2.5 महीने में? देखिए, अभी तक जो 8 जनवरी से चल रही हैं उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई और कमेटी का जो मैंडेट है वन नेशन वन इलेक्शन में जो बिल लोकसभा ने हमें रेफर किए हैं उसके ऊपर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन देना। तो कुछ अप्रीहेंशन ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है, अमेंडिंग पावर जो पार्लियामेंट की जो है, उसकी भारत के संविधान के सम्मत कितना है। तो इसमें जो डाउट हैं वो हमारे लीगल लुमिनरीज हैं, जूरिस्ट हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जिनका संविधान के संबंध में पिछले 40 से 50 साल तक उनका अनुभव है, उन लोगों को हम बुला रहे हैं और जो भी मेंबर्स के डाउट हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन वो सवाल पूछ रहे हैं, उनके डाउट क्लियर हो रहे हैं और हमारा डेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो है हमें इनसे मिली और हमारा रिकॉर्ड जो है इतना बढ़िया बन रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हर मेंबर का है। और यही कारण है कि जो हम समय जिस हिसाब से सोचते हैं कि 1.5 घंटा लगेगा 3 घंटे एक एक जो एक्सपर्ट के सामने उसमें इंटरेक्शन में लगता है। तो पिछली मीटिंग जो है करीब 3 बजे शुरू हुई, रात को 8 बजे खत्म हुई, तो 5 घंटे तक चली। तो आप सोच सकते हैं कि जितने मेंबर्स हैं उनकी जिज्ञासा, उनकी प्रिपरेशन, सवाल पूछने का। और हम जो हैं हमारी कमेटी में सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी सवाल हैं उसमें किसी मेंबर को रोकते नहीं हैं, वो फ्री फील करता है जिससे कि वो सवाल पूछ सकें। और हम भी चाहते हैं चाहे अगेंस्ट हो चाहे प्रो हो, सवाल हर तरह के आए जिससे कि कम से कम हम जज कर सकें। जब रिकमेंडेशन देवे तो बेटर रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के पास जा सकते हैं। ये हमारा एंडेवर है जी। अभी आपने 25 मार्च को एक बैठक बुलाई है, अगली बैठक, जिसमें जस्टिस डीएन पॉल जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वो होंगे और आर वेंकटरमणी जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत सरकार के। इसके बाद 2 अप्रैल को फिर से आपने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को भी बुलाया है। तो अभी आने वाले समय में क्या ब्रॉड फोकस है जिसके तहत आपने इन लीगल ल्यूमिनरीज को इन्वाइट किया? देखिए, हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वेंकटरमणी जी, उनका भी लीगल फील्ड में बहुत बड़ा अनुभव है। उससे भी कमेटी एनरिच होना चाहेगी, उनसे भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लेना चाहेगी, उनके साथ इंटरेक्ट करेगी। और उसके साथ जो हैं डीएन पटेल जो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, वो भी उनका भी बड़ा लंबा अनुभव है इसमें लीगल फील्ड में। और उसके बाद डॉक्टर बीएस चौहान जो हैं वो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने भी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है, उसमें भी बहुत वैल्यूबल सजेशन है। और उसके साथ में जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता जी हैं वो भी आ रहे हैं। तो इन चारों का जो है बहुत ही ये सभी लीगल लुमिनरी हैं, जूरिस्ट हैं, इनके साथ में कमेटी के मेंबर का इंटरेक्शन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो रिकमेंडेशन के लिए बड़ा फायदा करेगी। विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया था, ममता बनर्जी ने इस पर चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये सोच उसको वायलेट करता है। इसको लेके आपने भी, आपके सामने भी ये बात रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके। तो ये जो 4 बड़े ज्यूरिस्ट आएंगे अगले 10-15 दिन के अंदर, क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके जो सवाल हैं इनकी एग्जामिनेशन की जाएगी? देखिए, जो आप जो ममता बनर्जी के पत्र की जो बता रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कि जो बात वो पूछ रही हैं, जो बात उनको अप्रीहेंशन है, उनके जो मेंबर हैं टीएमसी के बहुत ही फॉर्मिडेबल मेंबर हैं, बड़े एमिनेंट लोग हैं, इस मुद्दे को वो उन्होंने उठाया भी है और बहुत विगरसली उठाया है। और उसका जवाब भी जो आया है वो भी बहुत अच्छी तरह से आया है। तो जो अप्रीहेंशन रेज कर रहे हैं वो सारे के सारे उनके जवाब हो रहे हैं। लेकिन कमेटी का इंटेंट, ऑब्जेक्ट, मोटो और स्पिरिट अगर हम देखें तो हमारे वहाँ पर किसी को फायदा, किसी को नुकसान से नहीं है। देश को क्या फायदा है ये देखा जाना चाहिए। देश को अगर हर क्षेत्र से, हर लेवल पे और हर तरह बात को हम देखें ओवरऑल,
अगर देश को बहुत बड़ा फायदा, जैसे कि 1.6% जीडीपी का फायदा होता है अगर इलेक्शन, सभी इलेक्शन साथ होते हैं तो साइमल्टेनियस, और परसेंट, और अगर हम उनको सिंक्रोनाइज कर दे तो 1.6% जीडीपी का मतलब होता है 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा देश को होता है। तो आप सोच सकते हैं, तो हमारा जो जो एंड गोल है, हमें ये देखना है कि देश के फायदे के लिए किसी ए और बी, किसी को फायदा किसी को नुकसान, किसी को, तो पॉलिटिकल एंगल जो है वो पर्पज नहीं है। पॉलिटिकल एंगल हमारा एंगल जो है वो देश को इससे फायदा कितना मिल रहा है, भारत विकसित भारत की दौड़ में कितना जल्दी जो है 2047 के पहले, उससे पहले भी अगर पहुंच सके तो ये देखा जाना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि भाई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो लेके आए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जब हम सारे लीगल लुमिनरीज वगैरह से डिस्कशन करने के बाद में, सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद में, उसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप देखें तो हम थिंक टैंक्स को भी बुलाएंगे। अगर हम देखें, हम चाहते हैं भाई कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे टेक्निकल हैं चाहे नॉन टेक्निकल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट है, 9वीं से 10वीं तक हों, पूरे स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो हैं 9वीं से लगा करके और यूनिवर्सिटी लेवल के, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, सब में जो हैं उसमें ऐसे कंपटीशन हो, ऐसे लिखा जावे, डिबेट कंपटीशन हो, जिससे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में वेबसाइट पे, जो हम वेबसाइट जारी करेंगे उस पर मटेरियल अवेलेबल है, उसमें QR कोड से करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं रिपोर्ट। तो उसमें देखने के बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे, वो जानेंगे, तो कंसेंसस जो है सिर्फ हमारी कमेटी का ही नहीं है, एक परसेप्शन जो है पूरे देश में ये आवाज़ जो है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, ये कोई किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, किसी एक आदमी का एजेंडा नहीं है। ये इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि आपने कहा कि इससे जीडीपी 1.6% तक बढ़ सकती है अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, और दूसरे टर्म्स में ये 6 से 7 लाख करोड़ तक जीडीपी बढ़ जाएगी। तो इससे आपको लगता है कि राज्य सरकारों को, जो राज्यों में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी फायदा होगा, जो रीजनल लीडर्स हैं उनको भी फायदा होगा? देखिए, देश की अगर बढ़ती तो देश के भाग है राज्य, तो बिल्कुल उनको भी फायदा निश्चित रूप से होगा। ये पैसा पूरे देश में बटेगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जिसमें फायदा नहीं हो, तो सभी को इसका फायदा होने वाला है। सबको फायदा होने वाला है। और आप कह रहे हैं वेबसाइट आप जो एक बनाने वाले हैं, आपने कहा कि हम सभी स्टेक होल्डर से राष्ट्रीय स्तर पर एक डिस्कोर्स बनाना चाहते हैं। क्या नीति आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी शामिल करने के बारे में कोई फैसला हुआ है? देखिए, मैं पहले आपका लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट जवाब दे दूं। नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री, इन तीनों जो हैं पूरा डेलिब्रेशन होता तो इनको साथ बैठने का कहा। नीति आयोग अब नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये दो जो हैं, लॉ मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इनके ऑफिसर्स हैं, वो बैठते हैं और पूरा सुनते हैं डेलिब्रेशन को। उसके बाद में कंपाइलेशन करने में, और उनसे जब हम क्वेश्चन करेंगे, सारा हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो उनके लिए भी आराम रहेगा, हमारे लिए भी आराम रहेगा। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया था पैसों का ही, क्या उसके लिए मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का जो है 1.6% जीडीपी में जो फायदा है, वो फायदा जो है सीधे सीधे कोई ऐसे अंदाजा नहीं है। ये रिपोर्ट आई है कोविंद कमेटी के सामने, एम्पायरिकल रिपोर्ट जो है, नहीं बिल्कुल इकोनॉमिस्ट ने पेश की है। तो हम इकोनॉमिस्ट को भी इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे, हम थिंक टैंक्स को भी बुलाएंगे, हम प्रोफेसर्स को भी बुलाएंगे, तो आप क्लास 9 से मीडिया वालों के जो हैं उनको भी बुलाएंगे, हम हर फील्ड के लोग जो हैं हम उनको सभी को बुलाएंगे, जिससे कि देश में ये माहौल जाए कि भाई सबको सुना गया है और सबसे इंफॉर्मेशन ली गई है। और वेबसाइट जो है वहाँ लाखों लोग जो हैं उस पर इंफॉर्मेशन अपनी, वो जो हैं अपनी ओपिनियन भेजेंगे, तो उसको एग्जामिन किया जाएगा। तो देश का जो पल्स जो है, देश क्या चाहता है, अगर पूरा देश जो है अगर ये चाहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो देश के सामने अगर पॉलिटिकल पार्टी का क्रिएशन है, पॉलिटिकल पार्टी कोई है, वो देश की वजह से है, देश की जनता की वजह से। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि अभी तक जो करीब 2.5 महीने की डेलिब्रेशंस हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण विपक्षी दल के जो सांसद हैं,
सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं उनमें, उनका रवैया रुख कैसा रहा है आपका? आप कैसे एसेस करते हैं उसको? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सवाल ये नहीं कि कोई प्रो या अगेंस्ट में हो, सवाल ये है कि उनका इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन और बहुत अच्छे क्वेश्चन रेज करना। हमारा ये पर्पज ही नहीं है कि एक ही एक बात, अगर दोनों तरह की बात हमारे सामने आती है तो हमारे लिए भी ये आराम रहेगा रिकमेंडेशन पे। अगर कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो कोई अपोज भी करता है तो उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कॉन्क्रीट क्वेश्चंस होते हैं और उसका जवाब भी मिलता है। तो जो अप्रीहेंशन उनके माइंड में है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, सिर्फ जो एक पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे है कि भाई संविधान सम्मत ये होगा कि नहीं होगा, उन पे सबसे ज़्यादा है। 90% तो उनका वो इश्यू है। इसीलिए हम लीगल एक्सपर्ट को सबसे ज़्यादा बुला रहे हैं जो 40 से 50 साल तक इस फील्ड में है, तो उन अप्रहेंशन को क्लियर हो, अलग अलग लीगल एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन आती है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो, ये इन्फॉर्मेशन जो है कमिटी के लिए बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। एक लास्ट दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि अब आगे क्या रणनीति होगी? आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आप एग्जामिन करेंगे, और अभी मैं देख रहा था मार्च 25 को और अप्रैल 2 को जो अगली दो बैठकें हैं, इसमें बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज भी आएंगे एक बार फिर से। आगे उसके बाद फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी अप्रैल के? देखिए, उसके बाद में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सभी राज्यों में, कमिटी सभी राज्यों में जाएं, एटलीस्ट हेडक्वार्टर राज्य के, और वहाँ जा करके वहाँ के हम चाहे भली इंडस्ट्री हों, चाहे लीगल एक्सपर्ट हो वहाँ पर भी हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, और चाहे और भी दो स्टेक होल्डर्स हैं, थिंक टैंक्स वगैरह जो हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, उन सभी को जो है उनकी राय लेना, उनको सुनना। तो हर स्टेट में कमेटी जाने का प्रयास करेगी और वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिससे पूरे देश में ये पता लगे। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए, जिससे कि सार जो है हमारे पास में इन्फॉर्मेशन जो आएगी, चाहे वेबसाइट के जरिए आए, चाहे ईमेल के जरिए आए, चाहे पोस्टल के जरिए आए, तो उससे वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके बेस पे कमेटी रिकमेंडेशन देने में हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। जी, आखिरी सवाल, क्या आपने कोई टाइमलाइन सोचा है कब तक आप अपनी जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, या इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, अभी टाइमलाइन का जो है, हमारे पूरी कमेटी के जो मेंबर्स जो हैं वो ये वन मैन हम एक्सरसाइज नहीं मानते हैं, ये जॉइंट हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। हम सभी लोग मिलकर करके जब कमेटी काम करती हैं तो निर्णय पूरा हम यूनिनमस लेते हैं, प्रयास ये रहता है। तो अभी निर्णय जो लिया है, सभी मेंबर्स ने कहा भी कि हमें एम्पल टाइम देना चाहिए, सभी स्टेट में जाना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, और कभी ऐसा नहीं लगे, ये एलिगेशन नहीं होगा कि कमेटी ने सुना नहीं है। तो इसीलिए सभी को सुन करके हमें निर्णय लेना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है ये कमेटी के द्वारा लिया गया है और सभी मेंबर्स ने कहा है कि सभी को सुनना चाहिए। तो इसीलिए यही प्रयास हम आगे कर रहे हैं। प्रयास है। तो विंटर सेशन तक आपको लगता है कि ये प्रक्रिया काफी हद तक आगे बढ़ चुकी होगी? देखिए, हम लगातार काम कर रहे हैं। वैसे मैं डेडलाइन तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये मेंबर्स अगर कोई कहता है उनको भी सुनना चाहिए तो हमें सुनना पड़ेगा। तो अभी टाइम फिक्स करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितना जल्दी हो सके इसको हम करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।